हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रमोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं अपना सर प्रमोद यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्लास 9 में है, क्लास 9 में और आपको एग्ज़ाम देना है 6 तारीख को, जो कि आपका 5वां महीना यानी कि मई में है, 6 मई 2022 को है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इससे मैं इसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से क्या है कि वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको 100% पूछे जाएंगे। इससे जो कि मैं 40 को प्रश्न बताऊंगा, उसमें से आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, यानी कि फ्रांस की क्रांति जो है कि कब शुरू हुई। तो ऑप्शन का सही हो जाएगा 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी, यानी कि इसमें आपका सही आंसर है क। प्रश्न संख्या 2 है कि टाइद क्या था। टाइद जो है कि क्या था, तो टाइद जो है कि धार्मिक कर था, यानी कि इसमें ऑप्शन ग सही है। टाइद धार्मिक कर होता है, यानी कि धार्मिक कर था, इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है। स्टेट के रूप में बटा हुआ था, वही है आपका इसमें, यानी कि आपका सही आंसर स्टेट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि मार्सिले क्या है, यानी कि मार्सिले जो है यह क्या है। तो मार्सिले जो है कि फ्रांस का राष्ट्रगान था, यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले। ऑप्शन के अनुसार जब हम लोग देखेंगे तो फ्रांस का राष्ट्रगान है मार्सिले, इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था, यानी कि लुइस, देखिए दिया हुआ है लुई 15, लुई 16, नेपोलियन या लेनिन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि लुई 16, जो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजगद्दी पर लुई 16 आसीन था। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि रूस के संपन्न किसान को कहा जाता है, यानी कि रूस के जितने भी किसान हैं उनको क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है सामंत, ऑप्शन बी है पादरी, ऑप्शन सी है मसाई, ऑप्शन डी है कुल्लक, यानी कि इसमें सही आंसर है कुल्लक, ऑप्शन घ। आप इसमें ऑप्शन घ को याद रखेंगे। ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीवीआई है। प्रश्न संख्या 7 में है कि मार्फा वार्सिलेवा कौन थी, यानी कि मार्फा वार्सिलेवा जो है वह कौन थी। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए में है कि एक जादूगर, ये नहीं थी। मार्फा वार्सिलेवा जो है कि जादूगर नहीं थी। एक महिला कारीगर, यानी कि एक महिला कारीगर ही थी, एक बहादुर महिला कारीगर थी। कौन थी, तो वार्सिलेवा, मार्फा वार्सिलेवा जो है कि एक बहादुर महिला कारीगर थी, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो गया ख। आप इसमें सही आंसर ख को याद रखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए होंगे तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा। सेंट पीटर्सबर्ग जो है उसका नया नाम क्या था। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम था पेट्रोग्राद, यानी कि ऑप्शन घ इसमें सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। 1917 में जो राजशाही की पतन का घटना हुआ था उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है कि फरवरी क्रांति, ऑप्शन बी है मार्च क्रांति, ऑप्शन सी है अगस्त क्रांति, ऑप्शन डी है कि अक्टूबर क्रांति। तो इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अक्टूबर क्रांति। आप इसमें ऑप्शन डी यानी कि घ को याद रखेंगे, अक्टूबर क्रांति। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए है कि रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन ख है यानी कि ऑप्शन ख है कि लुई ब्लॉक, ऑप्शन ग है कि कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी है यानी कि घ है कि फ्रेडरिक एंजेल्स। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क, यानी कि रॉबर्ट ओवेन। तो आप इसमें रॉबर्ट ओवेन को याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है वीवीआई में, आप इसको याद ही रखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है कि भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो कुल भूभाग का क्षेत्रफल है वह 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ख। आप इसमें ऑप्शन ख को याद रखेंगे, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपका पूछा जा सकता है, ये वीवीआई क्वेश्चन है।
प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो भारत का जो है कि पूर्वी देशांतर 97.25 यानी कि 97.25 पूर्व है। आप इसमें ऑप्शन क को याद रखेंगे। ये आपका पूछा जा सकता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी आप याद ही रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती, यानी कि नेपाल देश की जो सीमा है वह किस राज्य से नहीं लगती है। तो झारखंड से नहीं लगती है नेपाल राज्य की सीमा। बाकी 3 ठे जो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, इससे लगती है, यानी कि इसमें आपका सही आंसर है घ, झारखंड। आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत को भौगोलिक आकृतियां के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो 4, 5, 6, 7। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग, यानी कि 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ग सही हो जाएगा, ऑप्शन ग 6 भाग। प्रश्न संख्या 15 है कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो कंचनजंगा जो है कि कंचनजंगा हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि इसमें ऑप्शन ख सही है। ये आपका पूछा जा सकता है, आप इसको याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। पूर्वांचल श्रृंखला का जो भाग नहीं है उसको बताना है, यानी कि इसमें जो शिवालिक पर्वत है ये पूर्वांचल श्रृंखला का भाग नहीं है। बाकी 3 ठे जो मिजो पर्वत, पटकोई पर्वत, नागा पर्वत, ये तीनों जो है कि पूर्वांचल श्रृंखला के भाग है, जबकि ये शिवालिक पर्वत नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। तो चारों ओर अगर समुद्र से घिरा हो तो उसको कहते हैं द्वीप। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो उसको कहते हैं द्वीप। और 3 ओर से घिरा हुआ होता है तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। 3 ओर से अगर घिरा हुआ है तो प्रायद्वीप, और 4 ओर से घिरा हुआ है तो उसको कहते हैं द्वीप, यानी कि इसमें ऑप्शन घ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है। तो भांगर भाग में प्रदर्शित होती है, यानी कि ऑप्शन ख सही हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन ख को याद रख लेंगे, भांगर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा जा रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, यानी कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से, यानी कि वह कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी जो है कि गंगोत्री से निकलती है, यानी कि इसका उद्गम जो है उद्गम स्थान गंगोत्री है, यानी कि गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, इसलिए ये उद्गम स्थान गंगोत्री हुआ। इसमें ऑप्शन ख सही है। आप इसको वीवीआई में भी याद रखेंगे, ये आ सकता है। फिर आपका प्रश्न संख्या 20 में है कि डल झील किस राज्य में स्थित है, यानी कि ये भी पूछा जा सकता है डल झील किस राज्य में स्थित है। तो डल झील जो है कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी कि इसमें ऑप्शन क सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आप इसमें याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 21 में है कि गेहूं, चना, जौ आदि किस राज्य की फसलें हैं। तो गेहूं, चना, जौ आदि जो है कि रबी फसलें हैं, यानी कि किस प्रकार की फसल है, तो रबी फसल है। आप इसमें ऑप्शन क को याद रखेंगे, गेहूं, चना, जौ आदि रबी फसल है। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं हैं। हरित क्रांति की जो मुख्य विशेषता है वह है कि गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, यानी कि इसमें ऑप्शन का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। तो इसमें देखिए कि बहुविध फसल प्रणाली उसको कहते हैं जो कि एक वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, यानी कि कोई एक भूमि है उस पर एक वर्ष में एक से अधिक हम लोग फसल पैदा करेंगे, उसको कहेंगे बहुविध फसल, यानी कि ऑप्शन इसमें ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, इसमें पूछा जा रहा है कि अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली है। श्रवण की यह प्रक्रिया किस प्रकार की क्रिया है। तो जो डेयरी की दुकान खोली है श्रवण ने, इसको कहेंगे गैर कृषि क्रिया, यानी कि ऑप्शन इसमें ख सही हो जाएगा, गैर कृषि क्रिया। आप इसको याद रखेंगे, ये आपका पूछा जा सकता है गैर कृषि क्रिया के बारे में। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि HYV का क्या तात्पर्य है। तो इसमें देखिए कि HYV का तात्पर्य है कि खराब उत्पादन करने वाला बीज होता है उसी को HYV कहते हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा। आप इसको याद रखेंगे और वीवीआई में भी याद रखेंगे, HYV के बारे में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 26 है
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ऑप्शन ए है कि साक्षरता दर, ऑप्शन बी है लोगों का स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है कौशल निर्माण, ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो इसमें हो जाएगा कि इनमें सभी, यानी कि साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य और कौशल निर्माण जो है तीनों है, एक जो है कि जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है, यानी कि इसमें इनमें सभी हो जाएगा ऑप्शन घ। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन घ याद रखेंगे, इनमें से सभी। यहाँ ग लिखा हुआ है, घ हो जाएगा ऑप्शन घ, इसको याद रखेंगे। फिर प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की पहल सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। भारत सरकार का जो है सर्व शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य है कि 6 से 14 साल के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, यानी कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं, यानी कि क्लास 1 से लेके 8 तक के, इन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, इनके पढ़ाई के बारे में विशेष ध्यान दिया जाता है सभी तरह से। तो आप इसमें ऑप्शन घ को याद रखेंगे, 6 से 14 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना। फिर प्रश्न संख्या 28 में देखिए, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का जो आसपास के क्षेत्र का हो वे आपका पशुपालन आता है, यानी कि सभी लोगों में यह दिखाई देता है, सभी के घर घर में, यानी कि पशुपालन है। आप इसमें पशुपालन को टिक कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट कर लेंगे। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना होगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक है, उस पर जाकर के ज्वाइन कर लेंगे अगर पीडीएफ लेना चाहते होंगे तो। और मेरा बाकी वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं और अपना तैयारी करें। अगर आपको क्लास 10 का तैयारी करना है तो मैं इसका 9 का एग्ज़ाम होने के बाद क्लास 10 का तैयारी करवाऊंगा, पूरा नोट्स बनवाऊंगा, अच्छी तरह से नोट्स भी कंप्लीट करवा दूंगा आपके लिए। नोट्स करवाने के बाद जितने भी वीवीआई क्वेश्चन होते हैं वो सारों को लिखवा दूंगा और पूरी अच्छी तरह से तैयारी करवाऊंगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे, जिसके लिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो हो वे आप तक आसानी से पहुंच सके। देखिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 29 को देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यानी कि कोई एक खेत है उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। यदि उनमें से 2 लोगों को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है। तो यह प्रच्छन्न बेरोजगारी को इंगित करता है, ठीक है। यानी कि आप इसमें ख को याद रखेंगे, ऑप्शन ख प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है ये आपका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30 है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानवकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। मानवकों को जो है कि मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है, तो मानव पूंजी कहा जाता है। यानी कि आप इसमें ऑप्शन क को याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 31 में है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोगों को चुनना चाहिए कि कौन विधायक बनेगा या कौन मंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, ये लोग चुनेंगे अपने से, ठीक है। यानी कि इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है कि कौन शासन करेगा। प्रश्न संख्या 32 है, इसमें देखिए है कि चीन के राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको नियुक्त करने का अधिकार होता है कम्युनिस्ट पार्टी के पास, यानी कि ऑप्शन इसमें क सही है, कम्युनिस्ट पार्टी। अगर पूछा जाए कि चीन के राष्ट्रपति को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, तो कम्युनिस्ट पार्टी के पास, यानी कि ऑप्शन इसमें क सही है। प्रश्न संख्या 33 है कि जिम्बाब्वे का कब स्वतंत्र हुआ। तो जिम्बाब्वे जो है कि 1980 में स्वतंत्र हुआ था, यानी कि इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आप इसको याद ही रखेंगे। प्रश्न संख्या 38 में पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। तो रॉबर्ट मुगाबे जो थे जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति थे और इसका जो है कि स्वतंत्र कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे, तो जिम्बाब्वे थे। ये दोनों क्वेश्चन जो है कि ये आ सकता है, इसको याद रखना है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे।
तो नेल्सन मंडेला, यानी कि ऑप्शन इसमें ग सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। आप इसमें ऑप्शन ग को याद रखेंगे। ये आपका VVI क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 36 में पूछा जा रहा है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, असत्य को बताना है। तो इसमें जो असत्य है उसको बताना है, तो यह ऑप्शन ग जो है असत्य है। यह सरकार के अधिकारों की सीमा नहीं बताता है, यानी कि ऑप्शन ग को आप इसमें टिक कर लेंगे। प्रश्न संख्या 37 है, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे। तो भारतीय संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए गए थे वे आपका जुलाई 1946 में थे, यानी कि आप इसमें ऑप्शन घ को टिक कर लेंगे, जुलाई 1946। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे। पूछा जाए कि भारत संविधान के लिए सबसे पहले चुनाव कब किए गए थे, तो 1946 में। कब? जुलाई 1946 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। प्रश्न संख्या 39 में पूछा जा रहा है कि इनमें से भारतीय संविधान की बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। तो अहिंसुता जो है कि यह नहीं है, यानी कि इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है कि ऑप्शन घ इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य यह सुमेलित नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन इसमें घ सही हो जाएगा। ये आपका 40 ठे क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव का मॉडल सेट 2 जो कि SST का यानी कि सोशल साइंस का था, ये कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका PDF लेना चाहते होंगे तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें PDF दे दिया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लेंगे, ये आपके लिए फ़ायदा है। और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे क्योंकि मैं क्लास 10 का भी तैयारी करवाऊंगा। क्लास 10 को अच्छी तरह से कंप्लीट करूंगा, नोट्स के साथ, नोट्स बनवाने के साथ मैं कंप्लीट करूंगा। तो जिसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।